दोस्तों नमस्कार। चुनाव के समय एक बहुत ही प्रचलित भाषण होता है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम पहले 100 दिन में क्या करेंगे। हर पोटेंशियल लीडर इस बात को बताने का प्रयास करता है कि मैं बहुत बड़े डिसीजन लूंगा और जनता देखती है कि शायद कोई बड़े बदलाव होंगे, लेकिन अक्सर मायूसी हाथ लगती है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस दिन सत्ता संभाली, अगर आप व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा और उसका नाम है फर्स्ट 100 आवर्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। मतलब 100 दिन नहीं, 100 घंटे में हमने क्या क्या निर्णय लिए, इसके बारे में आपको ब्यौरा मिलेगा। और अगर आप उस ब्यौरे को ध्यान से देखें और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करें तो आपको यह समझकर आश्चर्य भी होगा और अच्छा भी लगेगा कि अगर एक राष्ट्रपति या एक लीडर जिस पे दुनिया भरोसा करती है या दुनिया को ये लगता है कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा, कुछ ना कुछ तो हलचल करेगा, लोग भी उसको देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग भी उसका साथ देते हैं। आज यही मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ। द फर्स्ट 100 आवर्स हिस्टोरिक एक्शन टू किक ऑफ अमेरिकाज गोल्डन एज। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत पे इसका क्या असर होगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री जो ट्रंप साहब के दोस्त हैं, मोदी साहब, क्या इस अपने दोस्त से इंस्पायर होके इस तरह के क्या बड़े कदम उठा सकते हैं, या हम अपनी राजनीतिक मजबूरियों में ही फंसे रहेंगे। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने रखने वाला। आपको पता लगेगा कि एक लीडर क्या कर सकता है और एक लीडर को क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 3 चीजों पे हम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। भारत की राजनीति और जो यहाँ राजनीतिक उथल-पुथल होती है वो तो हम करेंगे ही, वो तो टाइम पास होता ही होता है। लेकिन भारत को अगर आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो 2 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एक है चाइना और दूसरा है अमेरिका। क्या हम वहां से कुछ सीख सकते हैं एज ए बिजनेस लीडर, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए ब्यूरोक्रेट और एज ए आम नागरिक? ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे इन वीडियो को देखिएगा। आपको मैं बहुत सारी इनसाइट्स बताऊंगा और फिर आप कंपेयर करिएगा कि भारत में क्या हो रहा है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज के एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट पढ़ रहा हूं, एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ए जेन्युइन लीडर इज नॉट ए सर्चर फॉर कंसेंसस, जो हिंदुस्तान में होता है। अगर आप वास्तव में नेता हैं तो आप फिर इस बात को नहीं ढूंढते कि लोग क्या सोचेंगे, बट ए मोल्डर ऑफ ए कंसेंसस। फिर लोग आपके हिसाब से विचार बदलते हैं। भारत की राजनीति में क्या होता है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऑपोजिशन इस पे हंगामा तो नहीं करेगा, जनता सड़कों पे तो नहीं आ जाएगी। कहीं ना कहीं शायद लीडरशिप और आम लोगों के बीच में डिस्कनेक्ट महसूस होता है। क्या ये देश हित में होगा, ये भी सोचने की बात है। तो मार्टिन लूथर किंग ने यह कहा कि अगर आप लीडर हैं और जनता आप पे भरोसा करती है तो आप बड़े निर्णय लीजिए ना, जनता आपके साथ खड़ी होगी। डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जीएसटी का एग्जाम्पल हमारे सामने है। 2 बड़े निर्णय लिए, जनता ने साथ दिया, उसके बाद बड़े निर्णय लेना क्यों बंद हो गया, यह भी अपने आप में एक सोच की बात है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना होगा वो ये कि जिस तरह से अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, एक और कोट मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम आगे डिटेल की चर्चा करेंगे। ये कोट है बिल टेलर का। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था, डू यू पास द लीडरशिप टेस्ट। क्या वास्तव में लीडर हैं, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। द ट्रू लीडर is the willing the true mark of the leader is the willingness to stick with a bold course of action, unconventional business strategy, a unique product development roadmap, a controversial marketing campaign, even as the rest of the world wonders why you are not marching in the step with status quo. जब सारी दुनिया एक ढरे में चल रही है तो आप उस तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं, आप नया पंगा क्यों ले रहे हैं? शायद योगी जी में लोगों को वो दिख रहा है कि जब सारे लोग क्रिमिनल्स के साथ, माफियाओं के साथ हाथ मिलाते थे, पॉलिटिशियंस,
तब एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने बुलडोजर का इस्तेमाल किया। अगर आज योगी जी की पॉपुलैरिटी है तो वो इसलिए है कि यूपी में जहां कहते थे कि बगैर माफियाओं के काम नहीं हो सकता, वहां पे आपको इस एंटी सोशल ग्रुप के साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा। वहीं पे योगी जी ने कहा कि नहीं, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इन अदर वर्ड्स, रियल लीडर्स आर हैप्पी टू जिग वाई अदर्स जैग। जब हम जिग जैग बोलते हैं ना, तो जो अच्छे लीडर हैं वो धर्रे में ढल जाते हैं। उनको लगता है भाई अपनी दुकान चल रही है, कुर्सी मिल गई, अब आराम से काटो टाइम, क्यों दिमाग लगाना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, जो रास्ता देना चाहते हैं, वो कन्वेंशनल सिस्टम से बाहर निकलते हैं। दे अंडरस्टैंड द एरा ऑफ हाइपर कंपटीशन एंड नॉन स्टॉप डिसरप्शन। उनको पता है कि कंपटीशन है, विद इन पॉलिटिक्स वो कंपटीशन है। कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। तो हर आदमी देखता है कि हम अपनी पार्टी के अंदर कंसेंसस बनाएं, बड़े लोगों से बना के रखें। योगी ने शायद अलग काम किया। उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, जनता अगर मेरे साथ है तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं। द ओनली वे टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड इज टू स्टैंड फॉर समथिंग स्पेशल। और ये बात सही है। अगर आज लोग मोदी को भी याद करते हैं तो शायद कुछ स्पेशल उन्होंने किया, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, चाहे जनधन की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, कुछ तो अलग किया है, इसीलिए लोग मोदी को याद रखेंगे। लेकिन बाकियों को लोग क्यों नहीं रखते, योगी के अलावा बाकी किसी सीएम की चर्चा क्यों नहीं होती, ये भी सोचने की बात है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि ट्रंप साहब ने पिछले 100 घंटे में क्या किया। 100 घंटे में उनका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है, उससे पहले एक आंकड़ा और देख लीजिए। पिछले 10 साल में भारत में जो टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, वो आया है करीब $710 बिलियन का। पिछले 5 साल में आया है $340 बिलियन का, मतलब रफ्तार थोड़ी सी कम हुई। पिछले 1 साल में आया है $28 बिलियन, और पिछले 20 साल में, मतलब 2000 से बाद अभी तक करीब 25 साल के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया है हिंदुस्तान में, वो आया करीब $1 ट्रिलियन। मतलब करीब 25 साल में हम लोग करीब $1 ट्रिलियन के आसपास एफडीआई लेके आए। ट्रंप साहब आए, आते ही उन्होंने जो धमाके किए, पहले ही हफ्ते में $500 बिलियन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आ गया। $500 बिलियन की हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, और $600 बिलियन का सऊदी अरेबिया ने कमिटमेंट किया है कि अगले 4 साल के अंदर, मतलब $150 बिलियन और जोड़ दीजिए, दो ही जगह से करीब $1 ट्रिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कमिट हो गया है 100 घंटे के अंदर अंदर। और ये भी 2-3 बड़ी कंपनियां हैं। अब दोस्तों, इस बात को आपको सोचना होगा कि चाइना इतना बड़ा कंपटीशन है अमेरिका के लिए, वहां पे कंपनियां इन्वेस्ट ना करके अब अमेरिका में जा रही हैं, तो वो भारत आएंगी या अमेरिका जाएंगी, हमें सोचना होगा। क्या मेक इन इंडिया के आगे जो ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कैंपेन है, क्या मेक इन इंडिया उससे अट्रैक्टिव होगा, या जो चाइना का मेक इन चाइना कैंपेन है, क्या मेक इन इंडिया उससे ज्यादा अट्रैक्टिव है, हमें ये सोचना होगा। तो आज भारत के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई। हम जो बात कर रहे थे कि भारत एक नेचुरल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, लोग चाइना से निकलेंगे, इंडिया आएंगे, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने अपने कार्ड्स खोले हैं, उससे लगता है कि मोदी साहब और भारत के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा आबादी है, हमारे पास टैलेंट पूल है, तो कमी किस बात की है। बाजार हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है, मेहनत हमारे पास है। इसका मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर है उसको भारत की पॉलिसीज पसंद नहीं है। और पॉलिसीज कौन बनाता है? पॉलिसीज बनाते हैं पॉलिटिशियन, बनाती है संसद। इसका मतलब यह है कि भारत की संसद और पॉलिटिशियन जिस तरह से काम करते हैं, मतलब भारत में जो एग्जीक्यूटिव है इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करती है, इन्वेस्टर को वो तौर तरीके पसंद नहीं है। लोग आएंगे यहां पे, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर किसी को टेलीकॉम टावर, किसी को सौर लगानी है तो वो लगाएगा, अगर किसी को स्टोर और खोलने हैं तो वो खरीदेगा, किसी को यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के ले जाना है तो वो इन्वेस्ट करेगा, किसी को स्टॉक मार्केट में अब मुनाफा कमाना है तो वो कमाएगा।
लेकिन जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिससे भारत में रोजगार पैदा हो और यहाँ पे ऐसा प्रोडक्शन हो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो वो भारत की तरक्की में आए, इस बात की संभावनाएं अब घटती जा रही। मैं तो चाहूंगा कि उनमें विस्तार हो, लेकिन क्या भारत का पॉलिटिकल सिस्टम इस बात के लिए तैयार है कि हम बड़े फैसले लें? क्योंकि हम तो संसद ही नहीं चलने दे रहे। तो क्या मोदी साहब इस पूरी स्थिति को देखते हुए क्या विपक्ष को और सत्तारूढ़ दल को एक साथ लेकर इस इमर्जिंग चैलेंज जो ट्रंप साहब ने मोदी साहब के सामने रख दिया है, क्या इसको संभाल पाएंगे? अब ये तो एक तो बजट आएगा, वो बताएगा, लेकिन बजट से ज्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज, और क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट्स केंद्र सरकार का साथ देंगी? मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जो बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि आज भी अगर आप बिजनेसमैन से बात करो तो मोदी के होम स्टेट में भी करप्शन बहुत बढ़ गया है। लोगों का ये कहना है कि जब तक मोदी साहब वहां पे सीएम थे तब तक ठीक था, लेकिन जब से मोदी साहब गुजरात के सीएम नहीं रहे हैं वहां भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी एज ए पार्टी भ्रष्टाचार को रोकने में नाकामयाब है? क्या बीजेपी एज ए पार्टी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने में नाकाम है? क्या बीजेपी एज ए पार्टी बड़े डिसीजन लेने में नाकाम है? सवाल ये भी उठेंगे, क्योंकि हम जब देख रहे हैं कंपैरिजन तो हमारे सामने। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि भाई इमिग्रेट, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 100 घंटे में वो इस समय सबसे कम स्थिति में है, क्योंकि ट्रंप साहब ने साफ कह दिया है कोई नहीं घुसेगा, और जो आ गए हैं उनको प्लेन लोड पे बिठा के अपने अपने देशों में भेजा जा रहा है, और उसको लेके भी दुनिया में हंगामा है। जो इस तरह के कार्टल्स हैं उनको भी उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित किया है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने कहा है कि अब कोई भी रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट अमेरिका में नहीं होगा, हम सिर्फ मेरिट पे काम करें। अगर आप में मेरिट है, अगर आप में काबिलियत है तो आपका स्वागत है, क्योंकि अगर अमेरिका को आगे बढ़ाना है तो हम अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। हम इसीलिए कि हम अफर्मेटिव एक्शन की जो पिछड़े हैं उनको आगे लाना है, इसलिए हम देश का भट्टा बैठा दें, ये जरूरी नहीं है। अफर्मेटिव डिसीजन किसी और रूप में भी लिए जा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, उनको कुछ और संसाधन दिए जा सकते हैं जो अपनी वो काबिलियत के हिसाब से काम करें। जिसमें लोगों की काबिलियत नहीं है उसमें लोगों को जबरदस्ती बैठाना, क्योंकि रिजर्वेशन एक पॉलिसी है, उन्होंने कहा ये उचित नहीं है। एंश्योरिंग मेरिट बेस्ड हायरिंग, उन्होंने साफ कह दिया है कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बंद होंगी, सिर्फ मेरिट बेस पे काम होगा। यहां तक कि उन्होंने जो एविएशन है या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनको साफ कह दिया है कि नाउ रिटर्न टू मेरिट बेस्ड हायरिंग। ट्रंप एंडेड एफर्मेटिव एक्शन मैंडेट इन द फेडरल गवर्नमेंट हायरिंग। रिजर्वेशन सरकारों में बंद होगी, मेरिट बेस पे काम होगा अगर अमेरिका को जाना है तो। उसके साथ उन्होंने ये कहा कि आप पूरा अमेरिका का फ्लैग लगा सकते हैं, आपको कोई शर्म नहीं है। रिमोट वर्किंग प्लेस बंद, ऑफिस में आना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने कही है कि अब सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगेगा, सारे प्रोडक्ट बराबर होंगे। सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि आप ईवी खरीदेंगे या पेट्रोल व्हीकल खरीदेंगे, ये कंज्यूमर डिसाइड करेगा। आप दोनों के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करिए जिससे रिसर्च हो, इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन कौन सी कार बिकेगी, ईवी या पेट्रोल, ये कंज्यूमर डिसाइड करेगा, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी तरह से जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, बल्ब हैं, टॉयलेट्स हैं, शावर्स हैं, ये सब चीजें कंज्यूमर डिसाइड करेगा। कंपनियों को हम पूरी खुली छूट देंगे कि आप रिसर्च करें, इनोवेशन करें, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लाएं, बाजार में ले जाएं, और फिर कंज्यूमर देखेगा कि उसको क्या चाहिए। साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट और WHO से अपने आप को उन्होंने बाहर निकाला। दोनों तरफ से रिएक्शन है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो बड़े बड़े, जैसे हम लोगों ने सोलर फार्म लगाए हैं अमेरिका में, क्योंकि जमीन बहुत है तो उन्होंने बड़े बड़े विंड फार्म्स लगाए। उन्होंने कहा अब ये नहीं होगा।
आप विंड फार्म्स तो लगाते हैं, लेकिन जो हमारे नेचुरल गार्डन्स हैं या नेचुरल ब्यूटी है, आप उसको खराब कर रहे हैं। इसलिए अब वो सही है या गलत, दोनों विचार हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हमारे पास दूसरी एनर्जी बहुत है, पेट्रोलियम बहुत है, नेचुरल गैस है, शेल गैस है, हम इसमें अब इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे पास एनर्जी हो। इसके अलावा जो स्टील इंडस्ट्री है, अब जो इन घटनाओं पे जो वहां की इंडस्ट्री है, उन्होंने क्या कहा? स्टील इंडस्ट्री ने ये कहा कि आपने जो कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो डंपिंग हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं और जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भारत से स्टील जा रहा है या चाइना से जा रहा है, हमें सतर्क हो जाना पड़ेगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल वाली कारें हैं, आप उनको ऊपर जो प्रतिबंध था उसको आप हटा रहे हैं, इससे स्वागत होगा। जो कंपनियां बंद हो गई थी, जो लोग बेरोजगार हो गए थे, हम उनको वापस काम पे लेंगे ताकि उनको जॉब दे सके। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही कि जिस तरह से आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी का मतलब एक्सपेंसिव एनर्जी नहीं हो सकता, बट इट हैज टू बी चीपर, रिलायबल एंड मोर एफिशिएंट। हम तभी उसको ग्रीन एनर्जी के साथ प्रमोट करेंगे अगर उसमें 3 क्वालिटीज होंगी। अब बैंकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि साहब, जिस तरह से आप रेगुलेटरी रेड टेप को कम कर रहे हैं, हमें जो लोन देने में सुविधाएं होंगी, हम हाउसिंग को लोन देंगे, इंडस्ट्रीज को लोन देंगे, ताकि यहाँ पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो और मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। ट्रकर्स एसोसिएशन ने कह दिया साफ साफ कि साहब, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कम करिए, जिस तरह से हमारे ऊपर प्रतिबंध हैं, ताकि हम ज्यादा ट्रैकिंग बिजनेस को बढ़ा सकें और लोगों को चॉइस मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को लेकर। उनका देखिए, जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे एनर्जी पे और एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अगर आप उसको हटाएंगे तो अमेरिका एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर दोबारा से बनेगा। ये सब बातें कही गई। इसका मतलब ये है कि पहले 100 घंटे में जो बड़े निर्णय लिए गए उसका स्वागत हुआ। भारत के लिए चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर अभी तक शायद भारत की तरफ देखते थे, चाइना से बाहर निकल के कहाँ जाएं, हो सकता है कि वो लोग अमेरिका का रास्ता देखें। क्योंकि अगर इंडिया में बना के अमेरिका ही एक्सपोर्ट करना है, तो फिर अमेरिका में बना के ही क्यों ना वहां की पॉलिसीज का फायदा उठाया जाए। क्योंकि अगर हम सस्ता, चाइना से हम सस्ता नहीं बना सकते, तो फिर इंडिया आने की जरूरत क्या है? तो भारत को अपनी बेंचमार्किंग करनी होगी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से, और पॉलिसीज में भी चाइना और अमेरिका को ध्यान में रख के अपनी नीतियां बनानी होगी। क्या मोदी साहब ये कर पाएंगे? क्या मोदी साहब की नीतियां आने वाले दिनों में कारगर होंगी? आपका क्या विचार है दोस्तों? इसके बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में जब तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, पॉलिटिकल सिस्टम पे दबाव नहीं होगा, सुधार नहीं होगा। जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।